निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो इसका डी होगा, ओ दीर्घ नहीं है। नेक्स्ट, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? हिंदी में ध्वनियाँ एक दो प्रकार की। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? बी तीन प्रकार के, अग्र मध्य और पश्च। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर बी तीन। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? सी व्यंजन। ई च छ ज झ य आदि का उच्चारण किससे होता है? सी तालव्य से। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं बी स्वर। निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर बी, ई दीर्घ स्वर नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से अंतस व्यंजन कौन सा है? अंतस व्यंजन सी है, व। निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण व्यंजन है बी ग। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण है ये ज। निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण डी, उ। काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण सी, ह। य का उच्चारण स्थान है डी तालु। र का विवरण है, र का विवरण ए वस्य लुंटित संघर्ष अल्पप्राण व्यंजन। अंतस्थ और ऊष्म वर्णों कितने हैं? बी 8। दृघ का वर्ण विच्छेद होगा ए द रु ग अ। सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष सी ब। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन ए ह। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है सी उ द य आ न अ। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग में नहीं है? सी ध। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपि कितनी है? 52 सी। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे है डी निरनुनासिक स्वर। अर्ध विवृत स्वर है बी आई। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं? सी क च ट प द। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग ए ख छ ठ। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? बी युग्म ध्वनियाँ। वह व्यंजन है बी अंतस्थ। निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं बी लिपि। प फ ब भ म व्यंजन होते हैं बी ओष्ठ। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं जो क्या कहलाता है? तो ये संयुक्त व्यंजन। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त क्या है? ए स्वर। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है सी ख। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? ए व। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से है? ऊष्म व्यंजन है श श स ह। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं ए अघोष। यर लव व्यंजनों को कहते हैं बी अंतस्थ व्यंजन। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? बी ल।
निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? ए ल। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? डी ए। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? सी मूर्धन्य। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? ए आ। अनुस्वार किसका कार्य करता है? सी पंचम वर्ण का यानी अनुनासिक का। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? सी उ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? दंत्य नहीं है बोला है डी, यह दंत्य नहीं है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद उसके अंतर्गत नहीं आता है? तो यह है डी विवृत स्वर। निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी है? ए क ख। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। मूर्धन्य व्यंजन सी ड ढ। निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा है? ए और बी। अ आ क ग। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? तो ये ख ग जो नुक्ते वाली है वो। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? सी म। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है? ए उ। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? डी त। निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? बी ङ ङ। ये ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? डी कंठ तालु कंठ तालव्य। निम्नलिखित में से किस हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? सी होगा श्री। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? सी दिली। श श स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? डी ऊष्म संघर्ष व्यंजन। छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? यानी सी संयुक्त वर्ण। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? बी ज य। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो डी स। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो बी कंठ। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो वो होगा बी ज्ञ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो वो होगा डी ट। कौन सा अमानक वर्ण है? सी भक्त भक। छ वर्ण किसके योग से बना है? क और श के। ये हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है बी 11। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? डी ज। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? डी न घ। निम्नलिखित में से कौन सा पश स्वर है? तो ये आ। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? तो बी खड़ी चौपाई को हटाकर। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? विसर्ग से बना शब्द बी है निष्पर्श निष्पर्ह। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? तो ये ऐ स्वर वर्ण है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो बी य। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो डी कंठ ओष्ठ। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ए तालु। क ग ज फ ध्वनिया किसकी है?
बी अरबी फारसी की। तालव्य व्यंजन है बी च छ ज झ। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? घोष सी वर्ण नहीं है। त किस शब्द में रू स्वर नहीं है? तो आज। डी में रू वर्ण नहीं है। किन ध्वनियों को अनुसार कहा जाता है? ये स्वरों के बदले में आने वाली नासिक्य ध्वनि को अनुसार कहा जाता है। ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? डी कंठोष्ठ। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है बी 52। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो सी 52। स्वर ध्वनि के प्रकार है डी उपरोक्त तीनों। लुप्त, दीर्घ, ह्रस्व। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है बी द्योष्टय, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष, निरानुनासिक। नेक्स्ट, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है ये या। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? सी दूसरा चौथा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है सी ध्वनि। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? सी च। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? डी या। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी है? ए क ख। वर्णमाला किसे कहते हैं कहेंगे? डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। हिंदी की श ध्वनि है बी तालव्य। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? डी आ। अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? बी च ज य। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता बी आकाश। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? बी त। ध्वनि किन ध्वनियों को अनुसार कहा जाता है? ए स्वर के बाद के आने वाली नासिक्य ध्वनियां। किस शब्द में रू स्वर नहीं है? डी रिवाज। किस शब्द में रू स्वर नहीं है? डी आज। निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण है सी त। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो बी कंठ। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है डी संतान, सकल, सक्षम, सचल। निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण है, महाप्राण वर्ण थ है। हिंदी शब्दकोश में अह व अह किस वर्ण के साथ आते हैं? तो बी अ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? तो सी कलरव। अयोगवाहक कहा जाता है ए विसर्ग को। त वर्ग के में किस प्रकार के व्यंजन है? सी मूर्धन्य। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ए पार्श्विक। दीर्घ वर्णमाला में अ और अम और अह क्या है? सी अयोगवाहक। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? बी श। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्ष है? ये ज। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या सी 33। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छत्र। ये क। ए के उच्चारण स्थान का नाम है डी कंठतालव्य। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? बी ह। अघोष वर्ण कौन सा है? डी स। हिंदी की तालव्य ध्वनि है ए च छ ज झ। कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है? डी त। हिंदी की स्पर्श, अघोष, घोष, महाप्राण, दंत व्यंजन
ध्वनि है? सी थ। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है? ए भ। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? सी ई। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां है? बी ट ठ ड ढ। हिंदी की ब ध्वनि है? बी ओष्ठ ध्वनि। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है? सी त। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है? डी व। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? बी ट ठ ड ढ। श ध्वनि का उच्चारण स्थान है? बी तालव्य। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? बी ल। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? बी श। यर ल व किस वर्ग के व्यंजन है? किस वर्ग के यानी सी अंतस्थ। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? तो ए य। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो डी फ संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक ल। निम्नलिखित भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? डी पश्च संवृत। व का उच्चारण स्थान व सी दंतोष्ठ। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? सी ज। किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है? मतलब डी ये आई। निम्नलिखित निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो सी ह। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्ष है? तो ए होगा च छ ज छ। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो बी निष्पर्श निष्पर्श निष्प्रह। तालव्य व्यंजन है? बी च छ ज छ। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो सी त। विराम चिन्ह के बारे में पूछा गया। किस पद उपवाक्य आदि की विशेषता देखने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं उसे क्या कहते हैं? बी अधोरेखा चिन्ह। मुझे बाहर जाना है रेखांकित चिन्ह का जाना है। रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। तो ये होगा पूर्ण विराम। प्रश्न चिन्ह कौन सा है? तो बी। निम्नलिखित में निर्देशन चिन्ह कौन सा है? तो डी। अल्पविराम कौन सा है? तो बी अर्धविराम ए। निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम है? ए। ट्रिपल एक्स रेखांकित चिन्ह कौन सा है? तो ये होगा लोप सूचक चिन्ह। संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? तो बी योजक। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? तो सी सुनो सुनो वह गा रही है। निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो सी उपदेशक। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप से ले विचार के तार टूट जाए वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो डी पूर्ण विराम। कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो बी होगा अर्धविराम। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? बी तुल्यता सूचक इक्वल टू। विराम चिन्ह का प्रयुक्त होता है? डी संयोजक चिन्ह। विराम चिन्ह का अर्थ है? डी ठहरना या रुकना। श्री कांता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है? तो बी अंग्रेजी।
श्री कांता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई गई? तो 20 अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। ये आशीष, राहुल, राजा, शुक्ला और वैभव अपने कार्य में संलग्न है। इस वाक्य में उचित चिन्ह विराम चिन्ह है ये। जहाँ एक ही व्याकरणिक कोटि के कई शब्द आए और उनके बीच संयोजक और वह इत्यादि न हो तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में विराम चिन्ह होगा ए। जहाँ दो से अधिक वाक्यांश आए पर उनके बीच संयोजक न हो तो अल्प विराम चिन्ह लगाकर चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। नेक्स्ट, मैं कृष्णा के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? इसमें सी लगेगा, अल्प विराम। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अवयवों किंतु, परंतु, पर, लेकिन भी आदि के पहले अल्प विराम लगता है। जैसे मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। समाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? बी। जैसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को बधाई दी। 167वां क्वेश्चन है, वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संख्याएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है? अल्प विराम। बी। छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो अल्प विराम। ये 69वां क्वेश्चन, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। ये उपवाक्यों के पूर्व और पक्ष भी अल्प विराम लगता है। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांगें टूट गई। नेक्स्ट, जाना है तो जल्दी जाओ। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। जाना है तो जल्दी जाओ ऐसे वाक्य खंडों के बाद भी अल्प विराम लगता है, जिनके बाद आगे अगले लगने वाले तो तब वह आदि का लोप हो जाता है। माँ मेरा कल्याण करो। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। ए अल्प विराम। माँ मेरा कल्याण करो ऐसे वाक्यों में हाँ, नहीं, अच्छा तथा संबोधन कारक के बाद अल्प विराम लगता है। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? बी अर्धविराम। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ए अर्धविराम। कारणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो डी अर्धविराम। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। बी वाक्य के अंत में। किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता? डी छंद के एक चरण की समाप्ति पर। तुम कब आओगे? इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। बी प्रश्न वाचक चिन्ह। आहा, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें तो इसमें बी आएगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? ये उद्धरण चिन्ह। संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये सामासिक चिन्ह। भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्टक का प्रयोग किया जाता है? तो बी वर्गाकार कोष्टक। विवरण चिन्ह को पहचाने। बी
पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह का उनको पहचाने। ये पुनरुक्ति, ये पाद चिन्ह श्री कांता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिहित किया? ये रेखा। इससे पाद चिन्ह या रेखा कहते हैं। इनके द्वारा महत्वपूर्ण पंक्तियों को रेखांकित किया जाता है। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? सी पूर्ण विराम। तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने तो डी इजिकल टू पाषाण, पत्थर, विडोज, इंद्र। पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। डी पाद बिंदु। समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। ए। किस शब्द में ए स्वर नहीं है? तो ए वैदिक ए। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप में दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ये लाघव चिन्ह का संक्षेप सूचक चिन्ह। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? तो सी है छ। तुमसे, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। जहां योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते पहचानिए। डी कर्मधारय समासा से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो सी है कोष्टक। तो यहाँ पे शब्द कंप्लीट हुआ।